बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, मैं हूं प्रीति सिंह। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। अगले आधे घंटे में आपके पास होंगी तमाम अहम खबरें। शुरुआत करेंगे मुख्य समाचारों के साथ। महाराष्ट्र में बीजेपी के नेतृत्व में नई सरकार का गठन। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने देवेंद्र फडणवीस को दिलाई मुख्यमंत्री पद की शपथ। एनसीपी नेता अजीत पवार ने भी ली उप मुख्यमंत्री पद की शपथ। प्रधानमंत्री ने कहा, महाराष्ट्र के उज्जवल भविष्य के लिए पूरी लगन से करेंगे काम। राष्ट्रपति भवन में राज्यपालों और उपराज्यपालों के 50वें सम्मेलन का शुभारंभ आज। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 2 दिवसीय सम्मेलन के दौरान कृषि सुधार, जल जीवन मिशन और नई शिक्षा नीति समेत अहम मुद्दों पर होगा मंथन। समापन सत्र को कल संबोधित करेंगे उपराष्ट्रपति। दो केंद्र शासित प्रदेशों दमन दीव और दादर नागर हवेली का विलय करने की तैयारी। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने दी जानकारी। अगले हफ्ते सदन में पेश होगा विधेयक। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से देश भर में 7.25 करोड़ से ज्यादा किसानों को फायदा। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का राज्यसभा में लिखित जवाब। कहा, 1 दिसंबर से योजना का लाभ उठाने के लिए आधार आंकड़ों का प्रमाणित होना जरूरी। भारत चीन राजनीतिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ पर 2020-21 के दौरान दोनों देश संयुक्त रूप से 70 कार्यक्रमों का करेंगे आयोजन। मामल्लापुरम में पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अनौपचारिक शिखर वार्ता के दौरान हुआ था फैसला। बुलेटिन में आज सबसे पहले खबर महाराष्ट्र से है, जहां राजनीति में आज एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। राज्य में एक बार फिर बीजेपी के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हो गया है। देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर राज्य के मुख्यमंत्री बन गए हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने आज सुबह अब से कुछ देर पहले देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई है। इसके साथ ही देवेंद्र फडणवीस ने एक बार फिर राज्य की कमान संभाल ली है। मी देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निस्पृहपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन। मी देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे किंवा अप्रत्यक्षपणे कळविणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने एनसीपी नेता अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। अजीत पवार ने कहा कि महाराष्ट्र में किसानों की समस्या हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र कई समस्याओं का सामना कर रहा है, जिसमें किसानों का मुद्दा शामिल है। इसलिए हमने एक स्थिर सरकार बनाने का फैसला किया। मी अजित अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक दृढकथन करतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निस्पृहपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन। मी अजित अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक दृढकथन करतो की
महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आभार जताया है. उन्होंने कहा कि राज्य को स्थिर सरकार देने के लिए हमें ये कदम उठाना पड़ा. मूल रूप से महाराष्ट्र की जनता ने एक बहुत स्पष्ट जनादेश दिया था, किंतु उस जनादेश को नकारते हुए हमारे साथ लड़ी शिवसेना पार्टी ने हमारे साथ गठबंधन करने की जगह दूसरी ओर गठबंधन करने का प्रयास शुरू किया और जिसके चलते महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ. और महाराष्ट्र में कितना समय राष्ट्रपति शासन लागू हो, महाराष्ट्र जैसे एक अगड़े राज्य को ये शोभा भी नहीं देता. और इसके चलते महाराष्ट्र को एक स्थिर शासन देने की आवश्यकता थी. कोई खिचड़ी शासन नहीं जहाँ पर 3 ऐसी पार्टियाँ साथ में आ जाए और कोई सरकार बना दे जो चल भी ना पाए. और ऐसे समय मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता श्री अजीत दादा पवार जी का अभिनंदन भी करना चाहूँगा, उनका आभार भी व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने ये निर्णय लिया कि महाराष्ट्र को एक स्थायी सरकार मिले. इस हेतु से वे भारतीय जनता पार्टी के साथ आएंगे. हमारे साथ में कुछ अन्य लोग भी आए हैं और इसके चलते हमने हमारा दावा आदरणीय राज्यपाल जी को पेश किया. उस दावे की पुष्टि करते हुए आदरणीय राज्यपाल जी ने माननीय राष्ट्रपति जी से अनुशंसा की कि राष्ट्रपति शासन वापस लिया जाए. और राष्ट्रपति शासन वापस लेने के बाद आज यहाँ पर हमको माननीय राज्यपाल जी ने शपथ का निमंत्रण दिया. मैंने और श्री अजीत दादा पवार इन्होंने शपथ ली है. मैंने मुख्यमंत्री पद के लिए है, उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद के लिए है. और मेरा विश्वास है कि महाराष्ट्र में एक स्थिर स्थायी इस प्रकार की सरकार हम लोग दे पाएंगे. बहुत दिन आपने देखा चुनाव 24 तारीख को रिजल्ट आया, तब से अभी तक कोई भी गवर्नमेंट बना नहीं सका. और महाराष्ट्र में इतने अलग अलग प्रॉब्लम है, ज़्यादा करके फार्मर्स के जो प्रॉब्लम है, बाकी लोगों के जो प्रॉब्लम है वो हल करने के लिए लोगों ने चुना हुआ. अगर गवर्नमेंट आता है तो उसमें से अच्छे से रास्ता निकालना को मदद हो सकती है. डिसीजन जल्द से जल्द हम ले सकते हैं. इसीलिए हमने ये सब निर्णय लिया और आज गवर्नमेंट हमने स्थापित किया है. महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार को बधाई दी. प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार को बधाई. प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे विश्वास है कि वो महाराष्ट्र के उज्जवल भविष्य के लिए लगन से काम करेंगे. वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार को बधाई दी है. अमित शाह ने ट्वीट करके देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी. उन्होंने अजीत पवार को प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर भी बधाई दी. अमित शाह ने कहा कि मुझे विश्वास है कि ये सरकार महाराष्ट्र के विकास और कल्याण के प्रति निरंतर कटिबद्ध रहेगी और प्रदेश में प्रगति के नए मापदंड स्थापित करेगी. नवविक्रम सिंह हमारे संवाददाता इस समय न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं. आइए फिलहाल हम उनका रुख करते हैं. नवविक्रम, आप चुनाव के समय से ही महाराष्ट्र की राजनीति को काफी करीब से देख रहे थे, जमीन पर जाकर हकीकत भी समझी और अब बीजेपी ने एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बना ली है और सियासत में आज सुबह कुछ ऐसी करवट ली है महाराष्ट्र में जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर रहा था. कितना बड़ा सियासी उलटफेर इसे माना जाए और अब तक और क्या क्या जानकारी निकल कर आई है?
प्रीति, निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा सियासी उलटफेर है महाराष्ट्र की राजनीति में। जिस तरीके से कल तक कयास लगाए जा रहे थे कि महाराष्ट्र की राजनीति में जो आज की हेडलाइन भी है कई न्यूज़पेपर की कि शिवसेना का सीएम होगा, जिस तरीके से एनसीपी के जो नेता हैं शरद पवार, उन्होंने कहा था। लेकिन आज एक तरह से पूरी तस्वीर या कहें पूरी सियासत महाराष्ट्र की बदल गई और जो बीजेपी से एक बार फिर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ली है। देखिए, अगर इसका इम्पैक्ट देखें, इसका प्रभाव देखें, केवल महाराष्ट्र की राजनीति ही नहीं बल्कि देश की राजनीति में भी इसका एक बड़ा प्रभाव है। क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में जब मैं चुनाव कवर कर रहा था प्रीति, तो माना जा रहा था कि एक तरह से शिवसेना कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए ज्यादा मुश्किलें खड़ी करती है विपक्ष से। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की कोशिश थी किसी तरीके से शिवसेना को मनाया जाए। हालांकि 2000 इस बार अगर इस चुनाव की बात करें तो उसके बाद से लगातार एक महीने के राष्ट्रपति शासन के बाद से लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे किसकी सरकार बनेगी, लेकिन आज तस्वीर साफ है। बिल्कुल नविक्रम, आप हमारे साथ बने रहिए, आप हमारे साथ बने रहिए। तमाम और पहलू इससे जुड़े आपसे समझेंगे हम नविक्रम, लेकिन फिलहाल हम बात करेंगे संजय जोग, वरिष्ठ पत्रकार मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया राज्यसभा टीवी के साथ जुड़ने के लिए। आपका नजरिया क्या कह रहा है? कल रात तक की तस्वीर आज पूरी तरह पलट गई। तमाम राजनीतिक दिग्गज पार्टियां महाराष्ट्र की, उनका निकट भविष्य क्या नजर आ रहा है दलों का, और कैसे इस घटनाक्रम को नफे नुकसान के पार्टियों को आप देख रहे हैं फिलहाल? नमस्कार। पहले बात तो कहिए, कल जो पवार साहब ने मीटिंग के बाद बताया था कि जो 3 पार्टियों में जो डिस्कशन चल रहा है उसमें से उद्धव ठाकरे की एक सम्मति पर, कंसेंसस पर हम उतर आए हैं। बाद में जब पवार साहब के इधर जब मीटिंग होगी तब अजित पवार वॉज एब्सेंट। तभी सब पार्टी के लोगों में ये डरावना चालू हुआ था कि कुछ ना कुछ पार्टी के अंदर हो रहा है। उसके पहले मैं लेना चाहूंगा, 2 महीने पहले जब पवार साहब को ईडी की नोटिस आई थी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की, जो महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के जो एलेज जो बोलते हैं करप्शन में इन्वॉल्वमेंट के लिए, तब बाद में जैसे पवार साहब ने ईडी के सामने जाके बोला कि मैं आके आपको जो भी करना है वो करने के लिए तैयार हूं, बट ऑन द सेम डे अजित पवार ने उनको बिना बताए किसकी पार्टी को इन्फॉर्म करने के विदाउट टेलिंग देम, जिस तरह से उन्होंने वो रेजिग्नेशन का ड्रामा क्रिएट किया था, तभी से पार्टी में ये चल रहा था कि देयर इज अ डिवीजन विच इज इन मेकिंग। तो मेरे को लगता है ये आज का जो मुद्दा उभर के आया है उसमें पवार साहब को उसकी जो जानकारी नहीं देते हुए अजित पवार ने ये खुद का स्टेप उठाया है। उसके दूरगामी परिणाम न केवल राज्य के पॉलिटिक्स पर नेशनल लेवल पे होने वाले हैं। सेकेंडली, वेरी इंपॉर्टेंटली, शरद पवार ने जस्ट लास्ट 2 महीने में अपने मेहनत करके पार्टी को जो रिवाइव किया था और ऐसे जो उन्होंने प्रतिभा बनाई थी कि द लीडर हु कैन टेक ऑन मिस्टर मोदी एज वेल एज मिस्टर शाह एंड बीजेपी इन पर्टिकुलर, वो जो ओवरऑल जो इमेज थी वो अभी आज के ये जो इवेंट है उससे चकनाचूर हो गई। अभी अजित पवार कितने आमदार लेके जाते हैं, पार्टी का भविष्य क्या होगा, इसके लिए हमें थोड़ा देर देना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, उस तमाम बातचीत के लिए फिलहाल आपका। और आइए अब महाराष्ट्र के सियासी उलटफेर के बाद अब कुछ और अहम खबरों का रुख करते हैं। दिल्ली में राज्यपालों और उपराज्यपालों का 2 दिवसीय सम्मेलन आज से शुरू हो रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। राष्ट्रपति भवन में होने वाला इस तरह का ये 50वां सम्मेलन होगा। 2 दिवसीय सम्मेलन के विभिन्न सत्रों में जनजातीय समुदाय से संबंधित मुद्दे, कृषि क्षेत्र में सुधार, जल जीवन मिशन, उच्च शिक्षा के लिए नई शिक्षा नीति और लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए शासन समेत कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। 2 दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के अलावा विभिन्न राज्यों के राज्यपालों और उपराज्यपाल भी शामिल होंगे। केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों और प्रशासकों के अलावा इस विशेष सत्र में केंद्रीय कैबिनेट सचिव राजीव गौबा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी हिस्सा लेंगे। सम्मेलन के समापन सत्र को कल उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू संबोधित करेंगे। इससे पहले कल विभिन्न राज्यों के राज्यपालों और उपराज्यपालों ने उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से दिल्ली में मुलाकात भी की। केंद्र सरकार 2 केंद्र शासित प्रदेशों दमन और दीव और दादर और नागर हवेली को मिलाकर
एक केंद्र शासित प्रदेश बनाने जा रही है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल ने बताया कि इसके लिए लोकसभा में एक विधेयक अगले हफ्ते पेश किया जाएगा। लोकसभा में उन्होंने कहा कि दादर और नागर हवेली और दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेशों का विलय विधेयक 2019 अगले हफ्ते के लिए प्रस्तावित किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि गुजरात के पास पश्चिमी तट पर स्थित इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों का विलय बेहतर प्रशासन और विभिन्न कार्यों के दोहराव की जांच और निगरानी के उद्देश्य से किया जा रहा है। दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में केवल 35 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन दोनों प्रदेशों में अलग अलग बजट और अलग अलग सचिवालय हैं। दादर और नागर हवेली में सिर्फ एक जिला है, जबकि दमन और दीव में 2 जिले हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद अब देश में 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दमन और दीव और दादर और नागर हवेली के विलय के बाद इनकी संख्या घटकर 8 हो जाएगी। Honorable Speaker, sir, with your kind permission, I rise to announce the government business during the week commencing Monday, the 25th of November 2019, will consist of the Dadra and Nagar Haveli and Daman Diu merger of Union Territory Bill 2019. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से 7 करोड़ 25 लाख से अधिक किसानों को फायदा हुआ है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 3 किस्तों में 6,000 रुपए दिए जाते हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कल राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि इस साल 1 दिसंबर से इस योजना का फायदा उठाने के लिए आधार आंकड़ों का प्रमाणित होना जरूरी होगा। रेलवे में विभिन्न समूह गा पदों के लिए करीब 1,41,000 रिक्तियों के लिए 3 केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना 2018 में अधिसूचित की गई है। साल 2018-19 में भी विभिन्न समूह गा के पदों के लिए करीब कुल 2,94,000 रिक्तियां अधिसूचित की गई हैं। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने राज्यसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में इस बात की जानकारी दी है। एक दूसरे लिखित जवाब में रेल मंत्री ने जानकारी दी कि मंत्रालय रेलगाड़ियों के सवारी डिब्बों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का फैसला किया है। अब तक करीब 114 मेन लाइन गाड़ियों, 88 EMU रेको और 4 मेन लाइन की मेमो रेको के 2,000 से ज्यादा सवारी डिब्बों में सीसीटीवी कैमरे मुहैया कराए गए हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए कल चौथे चरण की अधिसूचना के साथ ही राज्य में चुनाव प्रचार तेज हो गया है। सभी दलों के दिग्गज नेता चुनाव प्रचार में जुटे हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कल पलामू में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। नितिन गडकरी ने कहा कि पिछले 5 साल में झारखंड का चहुमुखी विकास हुआ है। लोगों की सुविधा के लिए देश भर में रोजाना करीब 30 किलोमीटर सड़कें बनाई जा रही हैं। अभी लोग देख रहे हैं और जितना कुछ काम हुआ वो तो केवल ट्रेलर है, ट्रेलर। अभी तो सही फिल्म शुरू होगा। पहले 5 साल में जो काम देखा वो तो ट्रेलर था। अब मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं कि झारखंड का रोड नेटवर्क और ऐसे मजबूत रोड बनाएंगे कि झारखंड के विकास के लिए ऐसा योगदान होगा कि यहाँ उद्योग आएंगे, रोजगार मिलेगा और गरीबी मिटेगी। इस बात का विश्वास देने के लिए मैं आपके पास आया। इस बीच कांग्रेस ने झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को 3 उम्मीदवारों की सूची जारी की। ये इस चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की अंतिम सूची है। पार्टी ने सिमरिया से योगेंद्र बैठा, बगोदर से वासुदेव वर्मा और बोकारो से श्वेता सिंह को उम्मीदवार बनाया है। झारखंड में कांग्रेस 81 सदस्य विधानसभा के चुनाव में JMM और RJD के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस ने 31 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। झारखंड के लातेहार जिले में शुक्रवार रात पुलिस की PCR वैन पर नक्सलियों ने घात लगाकर किए हमले में एक उप निरीक्षक समेत 4 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। अधिकारियों ने बताया कि घटना रात करीब 8:30 बजे चांदवा थाना क्षेत्र के लुकियाटांड इलाके की है। उन्होंने कहा कि इस हमले में एक अन्य जवान गंभीर रूप से घायल हुआ है। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने घटना की निंदा करते हुए शहीद जवानों के प्रति शोक संवेदना प्रकट की है। उन्होंने कहा कि इन जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। इस बीच चुनाव आयोग ने शुक्रवार को पूर्व IPS अधिकारी MK दास को झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए विशेष पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किया है।
ये जानकारी मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने दी। उन्होंने बताया कि दास आज नई जिम्मेदारी लेने के लिए झारखंड पहुंचेंगे। भारत और चीन राजनयिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर संयुक्त रूप से 70 कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे। इस संबंध में पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अनौपचारिक शिखर बैठक के दौरान निर्णय किया गया था। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि इन गतिविधियों में संसदीय आदान प्रदान भी शामिल है और इसके जरिए दोनों सभ्यताओं के बीच ऐतिहासिक संपर्क के साथ ही बीते वर्षों के दौरान बढ़ते द्विपक्षीय संबंधों को दर्शाया जाएगा। विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों देशों के लोगों के बीच सभी स्तर पर आपसी संपर्क बढ़ाने पर भी जोर दिया जाएगा। इस दौरान दोनों देशों के जनप्रतिनिधि, कारोबारी, शिक्षाविद, सांस्कृतिक और युवा संगठनों के साथ ही रक्षा बल भी एक दूसरे से मिलेंगे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक तमिलनाडु और चीन के फ्यूजियान प्रांत के माध्यम से दोनों देशों के बीच प्राचीन जलमार्ग संबंधों के अध्ययन के लिए साझा परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। तमिलनाडु और चीन के बीच संबंधों का अध्ययन करने के लिए एक अकादमी की स्थापना की संभावनाएं भी तलाशी जाएंगी। सरकार ने इनोवेशन को प्रोत्साहित करने के लिए स्टार्टअप, एमएसएमई के लिए पेटेंट को आसान बनाया है। ग्लोबल बायो इंडिया समिट 2019 को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कल ये बात कही। उन्होंने जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में नए और उभरते उद्यमों को हर मुमकिन मदद का भरोसा दिलाया। पीयूष गोयल ने जैव प्रौद्योगिकी स्टार्टअप के लिए एक वेब पोर्टल भी लॉन्च किया। साथ ही उन्होंने ग्लोबल बायो इंडिया 2019 पुरस्कार भी दिए। देश के 130 करोड़ लोगों के जीवन को और अच्छा बनाना है और उज्जवल बनाना है। If we want to meet the aspirations of 1.3 billion Indians, there is no other way except to engage with technology, to accept that the world is changing. We will have to introduce innovations in India, and these innovations cannot be incremental innovations. They will have to be transformational. And I believe the enthusiasm that I can see all over this room, the enthusiasm I see in your leaders of your industry, I have no doubt that this enthusiasm will be extremely catchy. It will go to the rest of the country with a big message coming out of AeroCity in this 3-day conference. और अब बात पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन को लेकर खास पेशकश की। पश्चिम बंगाल के कोलकाता से सटे डायमंड हार्बर पर जलवायु परिवर्तन का सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है। यहाँ पूरे देश के मुकाबले सबसे तेजी से समुद्र जल स्तर में वृद्धि हो रही है। इससे डायमंड हार्बर के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है। जादवपुर विश्वविद्यालय की ओर से समुद्री अध्ययन के मुताबिक पिछले 2 दशकों में यहाँ समुद्र का जल स्तर हर साल 12 मिलीमीटर की दर से बढ़ रहा है। वहीं सुंदरवन डेल्टा में 10 मिलीमीटर की सालाना दर से समुद्र का पानी तट को डुबो रहा है। केंद्रीय पर्यावरण राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो ने राज्यसभा में भी इस बारे में जानकारी दी थी। बात क्रिकेट की। कोलकाता डे नाइट टेस्ट मैच के पहले दिन भारतीय टीम की स्थिति मजबूत हो गई है। भारतीय टीम ने बांग्लादेश को 106 रन के जवाब में दिन का खेल खत्म होने तक 3 विकेट खोकर 174 रन बनाए। इस तरह टीम ने 68 रनों की बढ़त हासिल की है। भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली 59 रन और अजिंक्य रहाणे 23 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। गोवा में चल रहे 50वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में तीसरे दिन कल फिल्म प्रेमियों का हुजूम दिखा। महोत्सव में अलग अलग फिल्मों को प्रदर्शित किया गया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन कार्यरत संस्था नेशनल फिल्म आर्काइव द्वारा आयोजित मल्टीमीडिया प्रदर्शनी में सभी आयु वर्ग के दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र रही। 1 सदी से अधिक लंबी फिल्म यात्रा को मल्टीमीडिया प्रदर्शनी के माध्यम से दर्शकों के सामने रखा गया। इस प्रदर्शनी में स्कूली छात्र भी बड़ी संख्या में पहुंचे थे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक ऐसी तकनीक विकसित हो रही है जिससे मरीजों को बहुत फायदा होगा। नीति आयोग की ओर से स्थापित अटल टिंकरिंग लैब ने ऐसी तकनीक इजाद की है जिससे वो मरीज जो गंभीर बीमारी के वक्त संवाद नहीं कर पाते वो फायदा उठा सकेंगे और इस पूरी प्रक्रिया के सूत्रधार बने हैं बच्चे। आप देखिए दिलचस्प रिपोर्ट और फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। दिल्ली के ममता मॉडर्न स्कूल में स्थापित अटल टिंकरिंग लैब के बच्चे
नए नए प्रोजेक्ट्स पर काम करने में जुटे हैं। अब इसी प्रोजेक्ट को देख लीजिए। ये एक ऐसी चिप है जो मरीज के हाथ में लगकर किसी भी परेशानी में डॉक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा सिग्नल भेज पाएगी। जो पर्सन का जो मूवेबल पार्ट है हम उस पर एक्सेलरोमीटर फिट कर देंगे। सपोज अगर पर्सन हंग्री है तो वो अपना हाथ आगे टिल्ट करेगा। इस प्रोजेक्ट को पूरा हम एक व्हील चेयर में डेवलप करेंगे जो हमें सिर्फ नोट पेशेंट के सिर्फ मैसेजेस बताएंगे बट और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जैसे कि बॉडी टेम्परेचर पल्स ये भी हमें डे टू डे बता रहेंगे। यही नहीं, जल छात्रों ने वाटर मैनेजमेंट के लिए पानी को शुद्ध करने के लिए प्रोजेक्ट तैयार किया है। अटल टिंकरिंग लैब में विद्यार्थियों को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित के विभिन्न पहलुओं को समझाने के साथ साथ उपकरणों का इस्तेमाल कर कुछ नया करने का अवसर भी प्रदान किया जा रहा है। अटल इनोवेशन मिशन का उद्देश्य है कि होलिस्टिकली पूरा इनोवेशन इकोसिस्टम खड़ा किया जाए। तो अलग अलग क्षेत्रों के लिए हम विभिन्न प्रोग्राम और इनिशिएटिव्स भी लेते हैं, जिसमें हेल्थ सेक्टर एक बहुत ही महत्वपूर्ण इनिशिएटिव है। Mr. Modi ji is talking about the smart cities and modern construction. We can say it's going everywhere. So we are having one inbuilt system over here. We will segregate grey water and black water over here, and we will try to purify water over there. एटीएल के जरिए सरकार की कोशिश है कि बालपन से ही प्रतिभा को निखार कर बच्चों को आविष्कारक और उनके व्यक्तित्व को और बेहतर बनाया जाए। आज के 21वीं सदी में विज्ञान और तकनीक बहुत बड़ा महत्व रखता है। अगर देश को तरक्की के रास्ते पर लाना है तो बच्चों की पढ़ाई में विज्ञान और तकनीक की पढ़ाई बहुत ही आवश्यक है। साथ ही साथ उनमें क्रिएटिविटी लाना भी ज़रूरी है, जो अटल टिंकरिंग लैब बखूबी निभा रही है। कैमरा पर्सन अवधेश के साथ मैं लीना शर्मा, राज्यसभा टीवी, दिल्ली।